हेलो एवरीवन, दिस इज योर फिजिक्स मित्र आदित्य। हमने इस लेक्चर सीरीज में एनसीईआरटी की हर उस टॉपिक को इंक्लूड किया जिससे सवाल आते हैं या जिससे आने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस होता है। सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स इज फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स के व्यू से देखो तो चार फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर। सो द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसमें हमेशा फोर्सेज अट्रैक्टिव ही होते हैं। दो मासेस में कहीं भी हैं, जैसे M1 है, M2 है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती हैं, और उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, वो उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो उस r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके लिए 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो जो अपना फोर्स निकल के आता है न्यूटन चर्चा के अनुसार, वो होता है F = G इंटू का M1 M2 बाई r स्क्वायर। F की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, या कह लें केजी मीटर पर स्क्वायर। G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य चीज है वो ये कि F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू सेकेंड वन, एंड F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू फर्स्ट वन। एक चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि अगर आप इन दोनों सिस्टम को, मतलब M1 और M2 के जो बॉडी सिस्टम है, अगर उसको कहीं भी रख दें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड वन ये हमेशा उतना ही रहेगा। याद रखिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड वन ये हमेशा उतना ही रहेगा, भले आप इसे किसी भी मीडियम में रखते। हाँ, उस मीडियम की वजह से ये चेंज हो सकता है, मतलब उस पे रिजल्टेंट फोर्स 1 पे चेंज हो सकता है, लेकिन सेकेंड वाले की वजह से फोर्स उतना ही रहेगा। इस टॉपिक बेसिकली इस चीज जो मैंने आपको अभी बताई उस पे बेस्ड एडवांस तक में सवाल आया है। सो बी केयरफुल विद दैट। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है। जब जो सेम काइंड के चार्जेस आ जाए तो रिपल्सिव, से अपोजिट काइंड के आ जाए तो अट्रैक्टिव होता है। According to Coulomb uncle, force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. So the force will comes to 1/4π Q1 Q2 by R square. K की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो जानते होंगे, F12 और F21 ये तो बताया ये अभी को। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, एंड F2 का मतलब होता है, F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। एक चीज जो नेगेटिव साइन आया वो इसलिए क्योंकि अगर ये मान ले दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा और इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि इन दोनों को अगर आप वैक्यूम में रखें, किसी मीडियम में रखें, लेट्स से मीडियम का कांस्टेंट का डायरेक्टली कांस्टेंट की मीडियम का कांस्टेंट K है, सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड वन हमेशा इतना ही रहेगा कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हाँ, उस डायरेक्ट्रिक या फिर उस मीडियम की वजह से रिजल्टेंट फोर्स 1 पे या 2 पे चेंज हो सकता है, लेकिन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये हमेशा इतना ही रहेगा। सो रिमेंबर विद दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, उन दोनों की जो होल्डिंग फोर्स होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Weak nuclear force is the force between the elementary particle emitted during the radioactive decay of radioactive substance। मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है उनका जब रेडियोएक्टिव डिके होता है ना, तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, उन पे जो फोर्स होता है, उन पर जो अट्रैक्टिव या फिर जैसा भी फोर्स होता है वो होता है अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो बीटा डिके में निकलता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, तो उन पे जो फोर्सेज होते हैं वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हमने कुछ टॉपिक को इस चैप्टर में इंक्लूड किया है, कुछ अगले चैप्टर के लिए छोड़ दिया है, तो वो वहाँ पे देख लेंगे आप। बाकी जो हमें यहाँ पे मिल गया है एनसीईआरटी में, बाकी कहीं भी, तो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। सो द पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल बट द सम ऑफ बोथ विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब कोई आइसोलेट सिस्टम है उसमें मास और एनर्जी का सम सेम, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। मास एनर्जी में जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E = mc², बट
mass sum has to be constant, even have to be constant. तो सर अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आपने बचपन से सुनते आया होगा कि पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो सकती है, लेकिन दोनों का जो सम है मैकेनिकल एनर्जी वो उतनी ही रहेगी. सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो एनसीईआरटी रिगार्डिंग हम अपना पहला चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं. अपने दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट. यू माइट हैव हर्ड, अगर एक छोटा सा टॉपिक है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं. सो अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी, यू माइट रिमेम्बर कि अपने यहाँ जो फिर होता है वो बोलता है कि ये सवाल तो थर्मोडायनेमिक्स का था ही नहीं, ये तो सवाल बस यूनिट एंड मेजरमेंट का था. यू माइट अगर आपने देखा तो आपको याद होगा. तो वहीं पे काम आता है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट. ये ऐसा चैप्टर है ना, ये एज ए टूल है. ये नीट में, मेंस में, बेसिकली नीट और मेंस में ऐसे सवाल ढेर सारे आते हैं जहाँ से पूछेगा फॉर्मूला बताइए, तो आप यूनिट एंड मेजरमेंट के बेसिकली यूनिट डायमेंशंस पे देख करके आप वो सवाल कर देंगे. सो लेट्स सी, जो पहला टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई यूनिट. द पहला वन इज एमकेएस, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड. सेकंड वन इज सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. थर्ड वन इज एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड. एंड फोर्थ वन इज इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है. वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो द फंडामेंटल यूनिट्स, पहले मास जिसका यूनिट है किलोग्राम एंड डायमेंशन है एम. सेकंड वन इज लेंथ, यूनिट है मीटर, डायमेंशन इज एल. थर्ड वन इज टाइम, यूनिट है सेकंड, डायमेंशन इज टी. फोर्थ वन इज टेम्परेचर, यूनिट है केल्विन, डायमेंशन है के. और फिफ्थ वन इज करंट, यूनिट है एम्पियर, डायमेंशन है ए. सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट है कैंडेला एंड डायमेंशन है ब्रैकेट सी डी. सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट है क्या मोल, डायमेंशन इज ब्रैकेट में मोल, MOL. सप्लीमेंट्री यूनिट्स अगर हम देखें तो है प्लेन एंगल जिसका यूनिट है रेडियन, डायमेंशन है रेड. सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, SR. अब नाउ द नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डायमेंशंस. डायमेंशन अगर समझना चाहे ना फिजिकली या फिर अगर अपनी भाषा में समझना चाहे तो जैसे लिविंग क्रिएचर में होता है ना कि शेर, 5 शेर तो 5 शेर से ही जुड़ेगा, 10 हाथी तो 10 हाथी से ही जुड़ेगा. ऐसा नहीं कि शेर को हाथी या चीते से जोड़ दो. उसी प्रकार से होता है डायमेंशन. जैसे 5 जूल है तो 5 जूल से ही जुड़ेगा, 5 न्यूटन से नहीं जुड़ेगा. अब इसको अगर थियोरेटिकली अगर उसका डायमेंशन का थ्योरी देखें या फिर डिफिनेशन देखें तो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल्स क्वांटिटी आर टू बी रेज्ड. लाइक अगर एग्जांपल की बात करें तो वेलोसिटी. हम वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हम जानते तो हैं. तो डिस्प्लेसमेंट की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है एल, पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा. टाइम की होती है टी. सो द मेन डायमेंशन जो वेलोसिटी की निकल के आती है वो एल टी माइनस 1. क्लियर? फोर्स इज मास इनटू का एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो होता है. सो द मास इनटू का वेलोसिटी बाई टाइम. मास का होता है एम, याद है, इनटू का वेलोसिटी ऊपर लिखा है एल टी माइनस 1 और टाइम ये रहा टी. सो फुल अगर मैच करें तो एम एल टी माइनस 2 ये हो गया फोर्स का डायमेंशन. हमने डायमेंशन तो पढ़ लिया. अब इसका यूज क्या है, मतलब हम यूज कहाँ करते हैं, डायमेंशन पढ़ने का फायदा क्या है वो देखते हैं. सो द यूज ऑफ डायमेंशन, सबसे पहला चेकिंग द करेक्शन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. मतलब मान लो आपको कोई फार्मूला दे रखा है, आपको गलती से कोई फार्मूला याद है, आपको बस चेक करना है कि ये फार्मूला सही है या नहीं. वहां पे ये डायमेंशन आपके बहुत काम की चीज है. सेकंड वन इज कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर. लाइक आपको कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी लाइक फोर्स दिया हुआ न्यूटन में, उसको डाइन में कन्वर्ट करना है तो ये वहां पे काम आएगा. थर्ड वन इज टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी. इसका मतलब ये हुआ कि आपको मालूम है कि कोई चीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी इन 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. लाइक हम जो आगे डिराइव करेंगे उसमें टाइम पीरियड, लेंथ, मतलब एक पेंडुलम दिया उसका टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड उसकी लेंथ, जो लेंथ स्ट्रिंग किया, और ग्रेविटेशन मतलब सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है. बट आपको एग्जैक्ट फार्मूला नहीं याद है तो ये आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि वो एक्चुअली फार्मूला क्या आएगा कुछ कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में. सो द पहला जो हम देखेंगे वो है चेकिंग द करेक्शन. इसमें क्या है कि कोई फार्मूला दिया हुआ है आपको, तो उसमें क्या करना है आपको, डायमेंशन ऑफ RHS शुड बी, अगर वो फार्मूला सही है तो
तो डायमेंशन ऑफ RHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LHS। सबसे पहला अगर एग्जांपल देखें जो हम 1D में पढ़ेंगे, V इक्वल टू U प्लस AT कॉमन सा एग्जांपल है। LHS से वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा, याद करिए। सो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो LT-1, याद है ना। दूसरा RHS की बात करें U प्लस AT, U is also velocity, initial velocity, yeah. So the LT-1 U की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, AT की एक एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2, पिछले में याद किया, पिछले में डिराइव किया। So LT-2 टाइम का T, so दोनों का अगर जोड़ेंगे दोनों का LT-1, so it is LT-1, so अपना LHS is equal to RHS, मतलब ये फॉर्मूला एकदम सही है। दूसरा देखते हैं जो 1D का दूसरा फॉर्मूला है वो है H is equal to UT plus half AT square। LHS से S बोले तो L, मतलब जैसे ये मीटर में ही होगा ना कुछ, तो L राइट हैंड साइड की बात करें तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT ऊपर से UT की बात करें तो UHLT-1 T इज T प्लस हाफ यहाँ नहीं लिखते, A एक्सेलरेशन इज LT-2 T का स्क्वायर, सो इट इज बी L प्लस L, सो इट इज L, सो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये फॉर्मूला भी अपना सही है। तीसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, ये अपना V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर इक्वल टू 2AS। LHS की बात करें तो V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, इट इज LT-1 का स्क्वायर माइनस LT-1 का स्क्वायर, दैट इज L2T-2। RHS की बात करें तो 2AS, सो एक्सेलरेशन इज LT-2, S is L, so it is L2T-2, so LHS is equal to RHS। मतलब आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हो, आपको बस ये देखना है कि अगर उसके डायमेंशन सही है राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड से तो फॉर्मूला एकदम सही है। हाँ, एक चीज याद रखिए, आपको कांस्टेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 होता तो हमें तो पता चलता नहीं यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप इस फॉर्मूलेज पे बेस्ड ढेर सारे सवाल के लिए फॉर्मूलेज आपको आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, वो है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 बाई A L1 बाई L2 B T1 बाई T2 C एंड सो ऑन। अब आपको समझ आ रहा है ये M1 L1 T1 क्या है, तो मान लेते हैं कि M1 L1 T1 और जो सो ऑन है उसको X1 दैट इज गिवन सिस्टम, X2 इज द वैल्यू, मतलब वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड इन रिक्वायर्ड सिस्टम। अभी एक एग्जांपल करेंगे, आपको समझ में आएगा, आप हेजिटेट ना हो। अभी एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आएगा। मान लेते हैं जैसे कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू CGS। CGS मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। सो हमारा क्या है यहाँ पे देखिए X1 क्या है, X1 इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर अगर इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कहेंगे तो केजी मीटर सेकेंड। और अगर जी का SI यूनिट की बात करेंगे तो होता है kg-1 m क्यूब सेकेंड -2, या फिर पर मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। और रिक्वायर्ड ये अपना X1 हो गया, ध्यान दीजिए ये X1 है, ये सब X1 है। ये देखिए केजी मीटर सेकेंड, ये आपका X1 है। X2 क्या है CGS दैट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। CGS ये देखिए X2 नीचे आया ना, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ये आपका यहाँ X2 हो गया। अब N1 क्या है, N1 इज द गिवन कांस्टेंट, पीछे लिखा ना कांस्टेंट विद गिवन सिस्टम, तो कांस्टेंट ये रहा, तो ये कांस्टेंट यहाँ आ गया। N2 क्या है, कांस्टेंट विद रिक्वायर्ड सिस्टम। रिक्वायर्ड सिस्टम क्या था अपना ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, CGS ही था ना, तो ही था। तो N2 इक्वल टू N1 X1 X2, समझ में आ गया अच्छे से। सो N2 इक्वल टू 6, ये अपना कांस्टेंट इंटू 1 kg जो अपना गिवन है 1 kg है ना, और जो अपना चाहिए वो है 1 ग्राम। इसका जो मेन पावर होता है वो ये होता है, ये मेन पावर हम यहाँ पे रख देते हैं -1। अब सेंटीमीटर मेन निकालना है तो सेंटीमीटर नीचे, गिवन है मीटर में तो मीटर ऊपर। इसका जो मेन पावर है ये 3, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। सेकेंड दिया है, सेकेंड में निकालना है, और जो ये है वो -2 में हो गया। अब हमें मालूम है 1 kg में 10⁻³ ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे 10⁻³ -1 जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पावर 3 तो 10⁻6 आ जाएगा। तो अपनी वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻8
सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर कर लें nt स्क्वायर 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सो टिल नाउ आप लोगों ने सीखा कि कोई फॉर्मूला दिया हुआ है वो सही है या नहीं, बिना उसके कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए। ये दूसरी बात आपने सीखी कि कोई भी डायमेंशंस को किसी दूसरे डायमेंशन में, मान लीजिए इंटरनेशनल को सीजीएस में, एफकेएस में चेंज करना हो तो वो सीख लिया। अब आते हैं तीसरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिराइव द फॉर्मूला। इसमें क्या है, हमें इतना मालूम है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, बट आपको ये नहीं मालूम है कि उसके किस प्रोपोर्शनैलिटी मतलब किस पावर पे डिपेंड करती है, वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। एक एग्जांपल से देखेंगे, सबसे बढ़िया आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विच डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ L and acceleration due to gravity Z. So according to the question, time period is directly proportional to length, let's say length की power A and acceleration due to gravity की power B. So constant proportionality constant हटेगा तो एक proportionality हटेगी तो constant आएगा, let's say K. So time period is equal to K L की power A Z की power B. So और हमें मालूम है कि टाइम का डायमेंशन होता है T, लेंथ का होता है L और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। होप आपको पिछले स्लाइड्स की वजह से याद होगा। सो अगर ये फॉर्मूला ट्रू है तो RHS का जो डायमेंशन है वो LHS के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, ये तो आपको याद ही है, हमने बताया है। सो LHS दैट इज टाइम, इसका डायमेंशन है T। RHS इसका डायमेंशन क्या है, दैट इज K तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो L की पावर A और G जाती LT-2 की पावर B। अगर इसे इक्वल होना है तो इन दोनों को सेम होना चाहिए, अगर फॉर्मूला टू बी करेक्ट। सो LHS टू इक्वल टू RHS, सो द T इक्वल टू L की पावर A LT-2 की पावर B। सो L की पावर A प्लस B T-2B। सो देखिए इधर L है, इधर L मतलब इधर L नहीं है, इधर L है, तो A प्लस B हैज टू बी 0, तभी यहाँ पे 0 आएगा तो L की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, तो सही आ जाएगा, समझ में आ गया। तो A प्लस बी इक्वल टू 0 और माइनस 2B इक्वल टू 1, सो B इक्वल टू -1/2 और A इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से मैं यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगा T टाइम पीरियड इक्वल टू K L की पावर 1/2 Z की पावर -1/2। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L/G। यहाँ पर टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रूट L/G। समझ आ गया। अब एक और सवाल, अब एक और एग्जांपल करेंगे, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल, derive the formula for centripetal force which depends on mass m, velocity v, radius r and of a body in circular motion. So according to the question, force will depends on mass, velocity and r. Let's say the power is a, b and c. हमें याद है कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो MLT-2 होता है। कैसे होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है ना। सो मास का डायमेंशन m, इसके लिए हम लिख रहे हैं मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-2 दैट इज मीटर पर सेकंड, रेडियस तो मीटर या सेंटीमीटर में होंगे तो उसका L होता है। सो LHS इक्वल टू, LHS मतलब फोर्स, दैट इज MLT-2, यहाँ ऊपर से ये देखिए, और RHS इज m ये वाला m की पावर a, वेलोसिटी b तो LT-1 की b एंड L रेडियस दैट इज LC। सो अगर फॉर्मूला करेक्ट होना है, इफ द फॉर्मूला हैज टू बी ट्रू, सो द LHS का जो डायमेंशन वो RHS के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। सो MLT-2 शुड बी इक्वल्स टू MA LB प्लस C T की पावर -B। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो M 1 है, यहाँ पे सिर्फ MA है तो A इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्यूशंस का अगर इसको मैच करेंगे तो ये देखिए T की पावर -B और T की पावर -2 तो B इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ से देखेंगे B प्लस C इक्वल टू 1, ठीक है ना, B प्लस C इक्वल टू 1 तो C इक्वल टू -1 हो गया। तो अपना फॉर्मूला क्या आएगा, F इक्वल टू K M की पावर 1 दैट इज 1, V की पावर 2 R की पावर -1, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाई R, या फिर कर ले फोर्स इज kmv स्क्वायर R। सो गाइस आपने आज काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी जो आपको आगे के चैप्टर्स में काफी हेल्पफुल होंगी। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो, कुछ करना हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।